हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो अपने मन में इस दशहरा पे आपको क्या करना है, अपने मन में जो ये रावण बैठा हुआ है ना, मेरे को ये भी आता है, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो ये भी आता है, वांट तो मैं बिना पढ़े हुए ही कर दूंगा, रीजनिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाई इस रावण को भी मार देना और अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्या आता है क्या नहीं आता है वो एग्जाम में हो जाता है कई बार। जितनी कम प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा वो लेंथी बन जाता है। तो आज का सेशन वैसे तो मेंस का सेट है, बट ये आरआरबी कलरक मेंस है। आरआरबी कलरक मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एसबीआई पीओ प्री में भी आते हैं, मतलब उस लेवल के आते हैं। आईबीपीएस कलरक में भी आ जाते हैं। तो ये जो भी आपके आने वाले एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आरआरबी कलरक मेंस में आ सकते हैं। एनआईएसीएल का जो एओ प्री है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एओ भी पीओ के लेवल का एग्जाम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ वेसल ए इज 5:3। ए में मिल्क और वाटर 5:3 है। इफ वेसल बी कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 20 लीटर। वेसल बी में सिर्फ वाटर है 20 लीटर, एंड वेसल सी कंटेन्स 30 लीटर ऑफ द मिल्क। इसमें सिर्फ 30 लीटर मिल्क है। इफ हाफ ऑफ द मिक्सचर ऑफ वेसल ए में जो 5:3 में था वाटर, मिल्क और वाटर, उसका आधा पार्ट बी में मिला दिया, is poured into vessel B, then the mixture of vessel B is poured। B में ये जितना भी पार्ट हो गया, यहाँ से मान लो ये एक डब्बा आया था तो ये डब्बा यहाँ आ गया। अब ये जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा किसने मिला दिया, इसने सी में मिला दिया इतना। अब इसने क्या किया, एंड देन फाइनली वेसल सी मिक्सचर इज poured into वेसल ए। ये जितना भी पार्ट था सारा का सारा वापस ए में मिला दिया। नाउ देन रिजल्टेंट रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 8:5 हो गया। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए। तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कभी ए की बात कर रहा है, कभी बी की बात कर रहा है, कभी सी की बात कर रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको इसने दे क्या रखा है। इसने दे रखा है, जैसे एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा खुद को बड़ा कर लूँ, अब ज्यादा अच्छे से दिखेगा। वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी कंटेनर। ए में क्या दिया हुआ था 5:3 में मिल्क और वाटर दिया हुआ था। बी में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 30 लीटर वाटर, 20 लीटर वाटर दिया है। सी में क्या दिया है, 30 लीटर मिल्क दिया है। इसने क्या किया, जो ये ए था ना उसका आधा पार्ट निकाला, आधा हो गया, मान लो 100 था ये, 50 ये रहा, 50 ये निकाला। इसको इसने बी में मिला दिया जिसमें 20 लीटर वाटर था। ठीक है, अब ये इतना हो गया बी में। अब इसने क्या किया, बी का सारा पार्ट उठाया, किस में मिला दिया, सी में मिला दिया। ये सी में हो गया जिसमें 30 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, और साथ में जो ए का आधा पार्ट निकला है वो। फिर क्या किया, सी से सारा पार्ट उठाया और ए में मिला दिया। ए में मिला दिया तो ए में इतना हो गया। तो ये तो पहले से ही था, तो ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ये तो जितना ए था उतना रह गया, ये जितना बी था उतना आ गया, जितना सी था उतना आ गया। कुल मिला के इसने क्या किया कि ए में मिल्क और वाटर था वो तो रह गया, बी में जो भी वाटर था वो सारा मिला दिया, सी में जितना भी मिल्क था वो सारा मिला दिया। हुआ क्या है कि एक मतलब मिल्क और वाटर का आपके पास रेशियो था, उसमें कुछ क्वांटिटी में मिल्क मिला दिया, कुछ क्वांटिटी में वाटर मिला दिया, तो एंड में 8:5 में क्वांटिटी हो जाती है। बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। अपन आइए स्क्रीन वहीं चलते हैं, वापस क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। इसने ये काम किया और कुछ नहीं किया ना। ए में था कितना स्टार्टिंग में, 5:3 में था मिल्क और वाटर। फिर इसमें मिल्क में कितना ऐड किया इसने, मिल्क सिर्फ सी में था 30, बी में वाटर था 30:20। अब ये कितना हो गया, 8:5 हो गया। एक तो यहाँ से क्रॉस मेथड लगा लो,
वो नहीं लगा रहे हो तो आप x ले लो, ये ले लो। 5x प्लस 30 हो गया मिल्क तो टोटल, और वाटर हो गया 3x प्लस 20 हो गया। इनका रेशियो क्या आ गया? 8:5 आ गया। यहाँ से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 3 24, 25 माइनस 24 क्या हो गया? 1 हो गया। इस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 30 इंटू 5 150, और ये 160। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया? 10 का। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, जो इस 1 की वैल्यू आई है। ठीक है। तो पूछ कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क इनिशियल में कितना था? 5 था, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 50। क्या ये जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था उतना लंबा चौड़ा इसका आंसर है? आंसर इससे भी छोटा है, 2 लाइन का है। सीधा डायरेक्ट ये लिखना था आपको, ये स्टेप, बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल ए इज Rs 66 per liter and the cost price of milk in vessel B is Rs 51। जो कॉस्ट प्राइस ए में है ना मिल्क, उसकी कितनी है? 66। और जो बी में है, ए में जो मिल्क है उसकी इतनी है, बी में जो मिल्क है उसकी कितनी है? बी में जो मिल्क है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 51। ठीक है। इफ मिल्क इन वेसल ए एंड बी आर मिक्सड, देन द शॉपकीपर सोल्ड 37.5 लीटर of this mixture at the cost price of milk in vessel A while he gets a profit of 10%। ये क्या करता है? 66 है ना जो A का, उसी के ऊपर पूरे को सेल कर देता है, तो इसको प्रॉफिट कितना मिलता है? 10% का प्रॉफिट मिलता है। तो यानी ये 10% का प्रॉफिट मिलता है, यानी 1/10। 10 अगर सीपी है तो एक प्रॉफिट मिलता है। तो एसपी क्या हो गया? 11। 11 की वैल्यू क्या दे रखी है? 66। तो 10 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 60 आ गई। तो इसने 66 वाली चीज और 51 वाली चीज को मिलाया, तो इसके पास क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट प्राइस 60 हो गया। तो ये रेशियो में कितना आ गया? 9:6, यानी 3:2 में क्वांटिटी आ गई। तो टोटल रेशियो में 5 क्वांटिटी होगी। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 37.5। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 7.5 आ गई। 7.5 एक की वैल्यू आ गई, तो दो की वैल्यू 15, और तीन की वैल्यू क्या हो गई? 22.5 आ गई। If he sold the same mixture at the cost price of milk in vessel B, then what is the percentage of loss or profit earned by shopkeeper? 60 रुपये था इसका टोटल। टोटल सीपी 60 रुपये हो रहा था ना एवरेज। कितने का? 37.5 का। टोटल क्वांटिटी इतनी थी। ये टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो से तो ये पॉइंट चला गया। 7 30, 8 लागी 3, 742 और 3 45, 8 लागी 4, 2250 इसका टोटल सीपी आ गया। अब इसने क्या किया? जो बी की जो कॉस्ट प्राइस थी ना 51, उसी के ऊपर इसने पूरे को सेल कर दिया। कितने को? इस 51 के ऊपर किसको सेल कर दिया? 37.5 को। जब इसने 37.5 को पूरे को 51 पे सेल कर दिया, तो ये एसपी आ जाएगा यहाँ से। अब ये पूछ रहा है उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो सीपी उसका कितना था? 37.5 इंटू 60 था। ये क्या था? सीपी। अब आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि सीपी ज्यादा है यहाँ पे, तो लॉस हुआ होगा। तो लॉस में कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी क्या है? 37.5। दोनों जगह अगर कॉमन आता है तो ये 60 माइनस 51 हो गया। अपॉन में क्या आ गया? सीपी 37.5 इंटू 60 इंटू 100। तो 37.5 से तो 37.5 गया। ये कितना आ गया? 9। 9/60, यानी 3/20। तो ये 15% आ गया। तो ये 15% हुआ क्या है? लॉस हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे
सीपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा हमेशा, तो 15% लॉस, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी इज सेम बट आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव राइजेस ऑफ x% each, if cost price of article A is 50% more than the cost price of article B after getting two successive rises of 20% and 25% respectively। मतलब ये इसका कहने का ये थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत है कि जो A वाली क्वांटिटी है ना, उसको तो इसने 2 बार x% से इंक्रीज कर दिया, और जो B में था उसको इसने पहले तो 20% से इंक्रीज किया, फिर इसको 25% से इंक्रीज कर दिया। इसने कहा स्टार्टिंग में इनका कॉस्ट प्राइस सेम था, मान लो 100 रुपये था, 100 रुपये अगर बी का था तो 20% इंक्रीज करने के बाद 120 हो गया। 120 से अगर 25% इंक्रीज किया तो 25% क्या होता है 1/4, तो 120 का 1/4 क्या हो गया 30, तो ये 30 इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो गया 150 हो गया। अब ये 150 तो बी का तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया यहाँ पे 150 हो गया। इसने क्या बोला ए इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, जो बी वाला है ना उससे ए वाला 50% ज्यादा होगा, तो 150 का 50% ज्यादा यानी 3/2, 3/2 करोगे तो यहाँ से ये क्या आ गया 225 आ गया। अब ये हुआ क्या ए है ना उसको 2 बार इंक्रीज करने के ऊपर ये 225 हो गया, 225 हो गया। यहाँ पे क्या ये सक्सेसिव है। एक बात बताओ जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें भी सक्सेसिव लगता है, तो उसमें अगर आपको ये बोल दिया जाए कि पहले साल x% की रेट से इंक्रीज हो गया, फिर सेकेंड ईयर भी वापस x% की इंक्रीज से हो गया, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगता है। तो अपन कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होता है उसका रूट कर देते हैं तो ये अपने पास रेट आ जाती है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये इंक्रीज होने के बाद 225 हो गया, और पहले ओरिजिनल कितना था 100, इसका रूट लूंगा मैं, तो मेरे पास ये क्या आ गया 15/10 यानी 3/2 आ गया। अब ये 3/2 इंक्रीज हुआ है यानी 1 इंक्रीज हुआ है 2 पे, तो 1/2 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 50% इंक्रीज आ गया। यहाँ पे ये रूट क्यों लिया, क्योंकि 2 बार इंक्रीज हो रहा है। अगर 3 बार इंक्रीज होता ना तो मैं क्या लेता क्यूब रूट लेता, 4 बार होता तो 4 बार वाला रूट करता। ठीक है, 2 बार हुआ तो 1 बार में ले आए, 1 बार में लाने के लिए क्या किया मैंने रूट किया, रूट किया तो क्या आया मेरे पास 3/2 आया। 3/2 यानी 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1/2 क्या हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। इफ ए गेट्स इफ ए गेट्स द लोन ऑफ RS 27,000 फ्रॉम बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, प्रिंसिपल कितना हो गया 27,000, टाइम क्या हो गया 3 ईयर, रेट क्या होगी 10%, किस पे दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई पे। तो सीआई पे 3 साल की ओवरऑल रेट क्या हो जाती है, अगर 10% है तो 33.1%। बहुत बार याद करवाया 10 का 2 ईयर पे और 3 ईयर पे, तो ये आया कैसे 33.1%, ये बताऊं। जैसे 10% क्या होता है 1/10 होता है, तो 10 से क्या हो गया 11 पहले ईयर में, सेकेंड ईयर भी 10 से 11, थर्ड ईयर भी 10 से 11, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 1000 से 1331 हो गया। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट कितना मिला 331 मिला, किस पे मिला 1000 पे, तो ये परसेंटेज निकालूंगा तो क्या आ गया 33.1%, तो 33.1% आ गया ये। अब ये क्या बोल रहा है, इफ ही लेंड्स सम अमाउंट टू बी एट 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रिमेनिंग अमाउंट टू सी एट 26 सही 2/3% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, if the interest amount received by B and C is equal। इसने ये जो 27,000 रुपये लाया था ना, कुछ B को दे दिए कुछ C को दे दिए इसने। ठीक है, इसने जो B को दिए ना वो 20% की रेट पे दिए 2 साल के लिए, और जो C को दिए वो कितने दिए 26 सही 2/3% पे दे दिए 3 ईयर के लिए। अब जो यहाँ से दोनों जगह से इंटरेस्ट आया ना,
वो सेम आया है, ठीक है। तो वो सेम आया है तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 40% ओवरऑल। ओवरऑल ये 40% हो गया, ये कितना हो गया 80/3% था ये। एक साल का, तो 3 साल का क्या हो जाएगा 80% हो गया ये ओवरऑल। तो बी का 40% इक्वल सी का 80%। सी ये काटा तो 2, तो बी बाई सी क्या आ गया 2/1 आ गया। 2/1 यानी टोटल 3। 3 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 27,000। तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ गई 18,000, और 1 की वैल्यू क्या आ गई 9,000। यानी इसने बी के ऊपर, जो बी को है वो तो इसने कितना दिया था 27,000 रुपए, नहीं 18,000 रुपए सॉरी। सी को कितने दिए थे 9,000 रुपए, ठीक है। तो अब ओवरऑल अपने को कहना क्या चाह रहा है, बाकी जो भी रफ वर्क था वो मैं मिटा देता हूँ ताकि आगे अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, एक मिनट। देन फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट एंड बाय ए आफ्टर 3 ईयर। ए ने जो, ए को इंटरेस्ट कितना मिला, ए को कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछ रहा है 3 साल के बाद, ठीक है। इसने क्या किया, पहले तो ये रुपए लेके आया था, ये ए वाला ये 27,000 आया था, 33.1% से इसको वापस चुकाने हैं। तो इतना ही इंटरेस्ट वापस चुकाना है इसको। तो पॉइंट हटाया 1 जीरो और नीचे आ गया, तो ये 3 जीरो कट गया। तो ये कितना हो गया 7, 2 27 81 3 और 81 27 81 और 8, 8,937 रुपये इसको चुकाने हैं, वापस देने हैं। बट इसने क्या किया था, बी को दिए थे 18,000, सी को दिए थे 9,000। तो बी ने 18,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया इसको 40%। तो 40% यानी 7200 रुपये इसको इंटरेस्ट दिया बी ने। सी, बी और सी का इंटरेस्ट सेम है, क्वेश्चन ने बोला है, तो यहाँ से 9,000 का 80% निकालोगे तो भी 7200 आया। तो इसको बी और सी से टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इसको 14,400 मिला, 14,400। अब इसने 14,400 तो इसको मिले थे, इसमें से इसने इसको 8 9 3 7 इसको चुकाने हैं। तो ये जो बच्चे, बाकी जो बच्चे में हैं वो इसके पास ही रहेंगे। तो इसके पास कितने रहेंगे 63, 4 5, 4 5 6 3 यानी ए ऑप्शन रहेगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके पास कितने रुपए रहेंगे, मतलब दोनों जगह उसने दिया। तो टोटल वहां से क्या मिल गया मेरे पास 14,400 रुपये इंटरेस्ट आ गए। ये 27,000 तो वापिस आने ही आने, तो ये 27,000 तो इसने वापिस ऐसे कैसे दे दिए। जो डिफरेंस आएगा वो ये 14,400 यहाँ से प्रॉफिट आया, मतलब इंटरेस्ट आया। और जो जिस जिसने ए को 27,000 रुपये दिए थे वो तो उससे 8,937 रुपये ले रहा है। तो ये 14,400 में से 8,937 दे देगा, तो इसके पास बच जाएगा 5,463 एज ए प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनु भारती एंड दिव्या स्टार्टेड द बिजनेस एंड द अमाउंट इन्वेस्ट इन अनु टू भारती एंड अनु टू दिव्या। अनु टू भारती कितना रेशियो लगा रहे हैं 3:4 में, और अनु टू दिव्या कितना लगा रहे हैं 4:5 में। दोनों जगह अनु सेम है तो अनु को सेम बना दो। अनु को सेम बनाया तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से उसको किया तो 12, भारती भी 16 हो गई और दिव्या कितनी हो गई 15, ठीक है। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ अनु भारती एंड दिव्या इन द रेशियो ऑफ 13 10 16, ये तो इन्वेस्टमेंट था। टाइम क्या हो गया इनका 13 10 और ये 16। मैंने हमेशा बताया प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ जाएगा 12 × 13, 16 × 10 और 15 × 16। यहाँ से कट कर देते हैं, आगे मतलब रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेंगे
तो कट करना है, तो ये पहले तो ये 4 से कट रहा है, 3 4 और 4, आगे फिर किसी से नहीं कट रहा, ये कितना आ गया 39, ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 60। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 8,340, टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है 8,340, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है 100 और ये 39 139 हो गया। तो ये पूछ कह रहा है द व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ भारती एंड दिव्या, भारती और दिव्या यानी 40 और 60 का एवरेज, 40 और 60 का एवरेज क्या होगा तो 50, तो इस 50 की वैल्यू अपने को निकालनी है। इस 139 से इसको काटोगे तो ये गया 6 बार, ये 60, तो 60 इंटू 50 कितना आ गया 3,000 रुपये। बस यही प्रॉफिट आना था। तो प्रॉफिट के क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगता है कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूरे हो गए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के। तो डाटा सफिशिएंसी में ये पहला क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक मिनट, पेन व्हाइट ले रखा है मैंने। इंक चेंज कर लेता हूँ। तो 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको वो टाइम इसने पूछा है। अब अपने पास आता है पहला स्टेटमेंट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 250% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सॉरी, 250% मोर यानी 350 हो गई, इसकी 350 तो 100 स्ट्रीम की हो गई, ये बोट की हो गई। यहाँ से ये रेशियो सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया 4:14 यानी 2:7 आ गया स्ट्रीम और बोट का। ये किससे है पहले स्टेटमेंट से। क्या यहाँ से अपने पास आ सकता है, अगर इसको आप यूनिट में ले तो भी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई 9 यूनिट हो गई, प्लस डाउन अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई 5 यूनिट हो गई। तो ये यूनिट अभी भी वेरिएबल आ रहा है ना साथ में, तो यहाँ से अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो अकेले वन से नहीं हो सकता। इरेजर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हो गया, चलो कोई नहीं देखते हैं। सेकंड बोल रहा है 10 मतलब सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड का ट्वाइस एंड द स्टील वाटर इन स्टील वाटर एंड थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टीम, जो स्टीम की स्पीड है उसका 3 गुना का एडिशन कितना देर का है 40 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड से देर का है। क्या अकेले सेकंड से आंसर आ सकता है, नहीं आ रहा ना, अकेला सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड क्या कह रहा है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इन इज 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दे दी 10 किलोमीटर पर आवर दे दी, ये थर्ड में। क्या अप स्ट्रीम की स्पीड में अगर यहाँ 10 रख भी दूं तो क्या मेरे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आके टाइम आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो अकेले थर्ड से भी नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि किसी दो को मिला के आ जाए। पहले आता है अलोन, उसके बाद आता है दो को मिला के, फिर भी नहीं बन रहा तो फिर आता है 3 को मिलाओ, फिर भी नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, दो को मिलाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं। ये तो है 2:7, ये कह रहा है कि 2b + 3s बराबर 40 हो जाएगा। अगर मैं इसको यही मान लूं कि ये 2 और 7 है तो ये कितना हो जाएगा 4 + 7 = 21 25 हो गया। तो 25 की वैल्यू किस ये क्या दे रहा है 40 दे रहा है, तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8/5 आ गई। तो बोट की स्पीड क्या आ गई 56/5 आ गई, स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 16/5 आ गई। ये ओरिजिनल स्पीड आ गई यहाँ से। अगर ओरिजिनल स्पीड आ गई तो ये 9 यूनिट और 5 यूनिट मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड मिला के आंसर आ रहा है। उसके बाद अपन ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, चेक करेंगे कि आगे भी आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे मतलब दो
अगर तीनों से आ रहा है ना और दो से आ रहा है किसी से तो अपन दो वाला आंसर लगाते हैं, बट दो वाले में पहले और दूसरे से भी आ रहा हो, साथ में दूसरे तीसरे से भी आ रहा हो, तीसरे पहले से भी आ रहा हो, तो ये भी एक ध्यान में रखना है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं फिर सेकंड और थर्ड से। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट माइनस वाटर बराबर 10। ये दे दिया 2b+3 वोट स्ट्रीम, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये भी 3 स्ट्रीम, ये कितना दे दिया 40। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या दोनों वेरिएबल नहीं आ जाएंगे यहाँ से, आ जाएंगे, मतलब सेकंड और थर्ड से भी आंसर आ रहा है। अब बचा एक फर्स्ट सेकंड ले लिया, सेकंड थर्ड ले लिया, मतलब फर्स्ट और थर्ड और लेके देख लेते हैं, क्या पता है इनसे भी आ रहा हो। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, बोट और स्ट्रीम इस पे की वहां से कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 5 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 10। एक की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो उस कंडीशन में 7 की वैल्यू 14 हो गई, 2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 10 हो गई, वो दे रखी है। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन 18। तो यहाँ से भी ओरिजिनल वैल्यू आ गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। अगर ओरिजिनल वैल्यू आ गई तो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल आंसर आ जाएगा तो फर्स्ट एंड थर्ड से भी आ रहा है, मतलब किन्हीं भी दो को, ये जो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, इन तीन में से किसी भी दो को मिला के अपन आंसर ले सकते हैं। तो पहला तो बोल रहा है तीनों को मिला के, तो ये तो वहां तक तो पर अभी अपन जा ही नहीं रहे, अगर दो से ही आ गया तो तीन क्यों जाएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एनी टू ऑफ द थ्री, ये राइट हो गया। थर्ड बोल रहा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये सही है, बट उसके अलावा इससे भी ऊपर ये वाला सही है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया होता तो अपन ये लगा देते, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये लगाएंगे, एनी वन से तो किसी से नहीं आ रहा और तीनों को मिला के भी मतलब आ रहा है, तो नोट वाला तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ अर्जुन एंड रूपाली आफ्टर 10 ईयर। अर्जुन और रूपाली की जो एज है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये रेशियो कितना होगा 10 साल बाद। तो पहला क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ रूपाली एंड श्याम बिफोर 3 years वाज 8:9। कितना दिया हुआ है, 8:9। पहली कंडीशन से तो ये दे रखा है, अपने को पूछ रहा है अर्जुन और रूपाली, क्या अर्जुन और रूपाली पहले में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, हटा दो। सेकंड से देखते हैं रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्जुन एंड दीपक, 15:13। ये सेकंड कंडीशन हो गई, क्या यहाँ इसमें अर्जुन और रूपाली दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो अलोन सेकंड से भी नहीं हो सकता। थर्ड चेक करते हैं, रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ श्याम एंड दीपक इज 10:13। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द श्याम एंड दीपक कितनी हो गई, 10:13 हो गई, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई। क्या यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तो अब यहाँ तो अर्जुन और रूपाली दोनों ही नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं हो सकता, अलोन तो कोई हो नहीं सकता। अब अर्जुन और रूपाली, अब बात करते हैं अपन पहले और दूसरे की, तो अर्जुन और रूपाली यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों आ रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ से दीपक आ रहा है उसके अलावा, और यहाँ आ रहा है श्याम। तो क्या इसमें से अपन मतलब श्याम से दीपक हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, ना दीपक से श्याम हटा सकते, मतलब इनको रेशियो को मर्ज करके भी अपन है ना, मतलब ए और आर को सिर्फ ए और आर नहीं रख सकते, यहाँ से नहीं रख सकते, तो पहले और दूसरे से भी नहीं आएगा। सेकंड और थर्ड को अगर मैं मर्ज करूं तो यहाँ से डी तो कॉमन आ गया, तो ये एस रेशियो डी आ जाएगा मेरे पास सेकंड और थर्ड से, 15:10:13। तो यहाँ तो आर तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो फर्स्ट और सेकंड से नहीं आया था, सेकंड एंड थर्ड से भी नहीं आया। अब चेक करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड में किसका दे रखा है, रूपाली और श्याम का दे रखा है, और इधर दे रखा है श्याम और दीपक का। श्याम का चलो कॉमन आ गया, श्याम को अगर अपन हटा दूं तो मेरे पास रूपाली और दीपक का आएगा। अर्जुन मेरे पास अभी भी नहीं आ रहा, तो इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं इन तीनों को एक साथ लेके देखूं। अब अगर मैं तीनों को एक साथ लेके देखता हूँ, तो तीनों को एक साथ लूँ तो सेकंड और थर्ड को मिला के ये आया था मेरे पास
इसी में अगर मैं पहला मर्ज कर दूं, पहला स्टेटमेंट, तो मेरे पास ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, एक मिनट, ए एस डी 15:10:13 आया था सेकंड और थर्ड से मिला के। और फर्स्ट वाला क्या था, रूपाली +10 और 8/9 था ये। ठीक है, ये यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसको अपन सबको ओरिजिनल वैल्यू में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 15x 10x 13x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए में रखे हैं, अगर अपन ए का कितना है 15x है ना, तो रूपाली +10 बराबर 15x + 10 बराबर 8/9। तो ये 9r + 90 हो गया, बराबर ये कितना हो गया 120x + 80 हो गया। तो ये कितना आ गया, आर का तो यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो ये 10 बराबर क्या आ गया 120x - 9 है, आर आ गया। क्या यहाँ से अब मैं आगे कुछ सोल्व कर सकता हूँ इसमें, नहीं कर सकता ना, तो इसका आंसर तीनों को मिला के भी नहीं आएगा। इसका आंसर तीनों को मिला के भी नहीं आएगा। एक मिनट, यहाँ पे श्याम दिया हुआ था ना, तो भी श्याम का मान लो 10x + 10x - 3, ओहो उल्टा ही कर दिया मैंने पूरा। अगर मैं इसको ओरिजिनल मानूं तो 15x 10x और ये 13x हो गया। अगर इसमें रखूं तो r-3 अपॉन s की कितनी है 10x - 3 बराबर 8/9। तो ये 9r - 27 बराबर 80x - 24। तो ये 27 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो 9r - 80x बराबर 3। क्या यहाँ से मेरे पास आगे कुछ आ सकता है, नहीं आ रहा ना। यहाँ से मेरे पास आ गया, देखो ये 9r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास 80x + 3/9 आ गई ना, r की वैल्यू। क्या a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 15x, तो 15x + 10 जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था 15x + 10 अपॉन r कितना हो गया 80x + 3, 80x + 3/9 + 10। तो यहाँ से इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास अभी यही बचा है ना, तो मैं बाकी सब मिटा देता हूँ और उसी को सोल्व करता हूँ। ताकि जैसे अभी अपन दूसरे पेज पे गए तो मेरे को वहां पे ध्यान नहीं रहा था कि रेशियो क्या था, तो उल्टा ही रेशियो मैंने ले लिया। वहां से फिर आगे कुछ सोल्व हुआ नहीं। अभी अपन देख लेते हैं यहाँ से ये क्या आ गया। तो यहाँ से ये आया गया था, जो भी आया है ये मैं लिख लेता हूँ। ये क्या आ गया 15x + 10 अपॉन 80x + 3/9 + 10। ये रेशियो में आ गया मेरे पास। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 15x + 10 × 9 अपॉन 80x + 13 आ गया, 13 नहीं 93 आ गया। अब ये आ गया, क्या मेरे पास यहाँ से मैं इसको x को हटा सकता हूँ इस रेशियो से, नहीं हटा सकता, तो ये किसी से आंसर नहीं आ रहा है, यानी ई ऑप्शन हो गया। अब होता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ऊपर 15x + 10 था ना, ये 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 45x + 30 आ जाता, तो यहाँ से मेरे पास 3 कॉमन लूँ नीचे वाले में से, तो मेरे पास 15x + 10 ही रह जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास उस कंडीशन में रेशियो 3:1 आ जाता। उस कंडीशन में इफ लगा के बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस ऊपर वाला नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई आ जाए, उस टाइम x कट जाता है, तो वहां पे अपन रेशियो बता सकते हैं, तो अपन आंसर बता सकते हैं उस कंडीशन में, तो तीनों को मिला के आ जाता। बट यहाँ पे अपने x कट नहीं रहा, तो तीनों को मिला के आंसर नहीं आ रहा। तो ये डाटा सफिशिएंसी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एट्थ। एट्थ कह रहा है जो ये लिखा हुआ है ना
वो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 54,872 की पावर 1/x प्लस 1024 की पावर 1/y लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करो तो क्या आंसर आएगा वो पूछ रहा है। इसने साथ में दिया है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली कंडीशन से तो x और y का रिलेशन दे रखा है। क्या x और y यहाँ से मेरे पास अलग अलग आ सकते हैं? क्या मेरे पास x और y अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, x बराबर y-2। ये तो पहले से आ गया तो यहाँ से तो मेरे पास अकेले से आ नहीं सकता। फिर दूसरे से भी देखो x और y का रिलेशन आ रहा है, नहीं आएगा। थर्ड से भी x और y का रिलेशन आ रहा है। तो एक तो कंडीशन बचती, फिर मेरे को दो कॉमन लूँ, मतलब दो दो से देखूं। तो पहले तो उठाया मैंने पहली और फिर उठाया दूसरी। 2x बराबर y प्लस 1 आ गया। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं, तो दूसरी में से अगर मैं पहली निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x बराबर 3 आ गया। और x बराबर 3 रखा मैंने तो y बराबर क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड से मिला के आ गया मेरे पास। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब दोनों रख सकता हूँ। फिर अपन देखते हैं सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड से अगर देखें तो ये अगर y को मैं उस साइड भेजूं तो ये -y हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ऐड करूंगा तो ये 3x बराबर 9 आ गया। 3x बराबर 9 आया तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया तो y बराबर क्या आ गया, वापस 5 आ गया। मतलब दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, हो गया। फिर अपन देखते हैं थर्ड इंटू थर्ड के साथ 1 मिला के। थर्ड के साथ 1 मिलाएंगे तो दोनों को वापस थर्ड के साथ, जैसे 1 क्या थी, x बराबर y-2। थर्ड क्या थी, x बराबर -y+8 थी। दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया, 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया, 3। x बराबर 3 आ गया तो यहाँ से भी y बराबर 5 आ गया। तो मतलब कोई से भी दो लेके, एनी टू ऑफ थ्री, कोई से भी दो स्टेटमेंट लेके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। इस कंडीशन में होता क्या है कई बार कि जैसे अपन देखते हैं कि तीन इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई की, कोई भी दो लेके एक्स और वाई का निकाल सकते हैं। बट किसी कंडीशन में अगर ये हो जाता x बराबर -1 और y बराबर 4, तो वो वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को क्या बोला है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ये है ना, इसमें एक करेक्शन है, ये जो a-2 है ना, इसको a-z करना है यहाँ पे। ये मतलब मैंने देखा था, बट मैं मतलब पीपीटी के बाद में जब लास्ट में क्रिएट की थी उसके बाद मैंने चेक किया था, उसके बाद मैं भूल गया था ये सही करना। तो भी बता देता हूँ। तो ये क्या हो गया, a की पावर 12 अपॉन में a की पावर x इंटू a की पावर 4 अपॉन a की पावर 2y इंटू माइनस में है तो नीचे चला गया तो a की पावर z बराबर a² हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी ऊपर लिखूंगा, मतलब सारी पावर ऐड हो जाएंगी मेरे पास, तो ये 12 माइनस ऊपर आके माइनस का x होगा, तो ये -x हो गया, +4 -2y और ये -z बराबर a की पावर 2। बेस सेम है तो a से a चला गया तो ये इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया तो ये हो गया 16 -x -2y -z बराबर 2। तो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस z बराबर 14। ये एक इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, x और y z तीनों का सम निकालना है। पहली कंडीशन क्या बोलती है, x बराबर 3y। x बराबर 3y है मेरे पास, ये मेरे पास पहली कंडीशन। इस और इसको कंडीशन को मिला के क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ, नहीं आएगा ना यहाँ से आंसर। फिर सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अभी अपने को। थर्ड देखते हैं x माइनस जेड बराबर 2। क्या इससे मैं आंसर निकाल सकता हूँ अकेले से, नहीं निकाल सकता। ये क्या है, थर्ड। तो अब मैं ऐड करता हूँ, पहली और दूसरी को ऐड करता हूँ, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो ऐड करने का, सेकंड और थर्ड भी ऐड करने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या बोल रहा है, x बराबर 3y और x माइनस जेड बराबर 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, x की जगह यहाँ पे 3y रख दूँ और x की जगह और z की जगह पे क्या रखूँ मैं,
जेड की जगह पे ये जेड को उस साइड ले जाऊंगा, एक्स को इस साइड लाऊंगा -2, तो ये हो गया जेड बराबर एक्स माइनस 2। तो ये 3y प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या है 3y, तो ये भी क्या हो गया 3y माइनस 2 बराबर 14। तो ये क्या हो गया 6y और ये 8y, 8y बराबर 16, तो y बराबर क्या आ गया 2, y बराबर 2 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, तो z बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो इन तीनों का एडिशन पूछा है, क्या मैं इन पहले और थर्ड दोनों से आंसर आ गया, सिर्फ पहले और थर्ड से आया है, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। इफ 2a plus 3b plus 5c बराबर m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस a प्लस b। ने दिया है 2a प्लस 3b प्लस 5c बराबर m, पूछ क्या रहे हैं m माइनस a प्लस b। m की वैल्यू रख दूं मैं तो 2a प्लस 3b प्लस 5c रखूंगा, तो 2a माइनस a क्या हो गया a हो गया, 3b प्लस 1b क्या हो गया 4b प्लस 5c बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब अपन उठाते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोल रही है m माइनस 2b बराबर 27। m की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आ गया 2a प्लस 3b, तो 3b माइनस 2b, तो ये प्लस का b प्लस 5c बराबर 27। क्या इस अकेले से आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं रख ही नहीं सकता ये, मतलब अगर ये मल्टीपल में होती तो हो जाता। थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है a प्लस सी बराबर 6, क्या इससे अकेले से आ जाएगा? नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन बोल रही है m माइनस ए बराबर 31। m की वैल्यू रखूंगा तो 2a प्लस 3b प्लस 5c, तो 2a माइनस ए प्लस 3b प्लस 5c बराबर कितना हो गया 31। क्या यहाँ से भी वैल्यू आ सकती है, रख सकता हूँ मैं? नहीं रख सकता। तो अगर ये रख, अब ये इसमें है ना सिर्फ मैं b की वैल्यू ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब b की वैल्यू पता कैसे करूंगा मैं? अब b की वैल्यू क्या मेरे पास अकेले सेकंड से आ रही है? नहीं आ रही। क्या अकेले फर्स्ट से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, तो तीनों का यूज करना पड़ेगा। तीनों का यूज करना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन हो गया कि तीनों का यूज करके आंसर निकालो। तो आई होप आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अपन यहाँ से देखेंगे, इसके बाद एक डी बची हुई, एक डी बची है, वो डी भी देखेंगे। उसके बाद भी बचा हुआ आगे अर्थमेटिक बची है, और वो बची है Q1 Q2 बचा है, मतलब क्वांटिटी बेस पे, ना कि क्वाड्रेटिक बची हुई है। अब ये जो डी है ना, इसके अंदर दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। अब ये दो पाई चार्ट दिए हुए हैं जिसमें बोला हुआ है, जैसे पहले जो डी है ना, तो ये जरूर पढ़ा करो। द फॉलोइंग पाई चार्ट वन shows the percentage distribution of total number of students appeared for the entrance examination from 6 different cities, and the pie chart 2 shows the percentage distribution of the total number of girls appeared for the entrance examination from those cities. The ratio between the total number of boys to that of girls is 7:6। आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 65,000, तो 7:6 में बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं आपको, तो रेशियो में टोटल ये कितने हो गए 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 65,000। 65,000 तो एक की वैल्यू क्या हो गई 5,000, तो इस 7 की वैल्यू क्या हो गई 35,000, और 6 की वैल्यू क्या हो गई 30,000। तो गर्ल्स टोटल कितनी आ गई 30,000 आ गई ना। तो अभी तक अपने पास सिर्फ यही आया कि ये गर्ल्स 30,000 होंगी, तो बॉयज कितने हो गए 35,000। ठीक है। अब क्वेश्चन, अब आगे क्या हुआ कि ये एक तो पाई चार्ट दे रखा है, इसकी बेस वैल्यू क्या है 65,000, बेस वैल्यू 65,000 है, इसकी बेस वैल्यू क्या है 30,000 है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक तो जैसे ये होता है कि आपको बोला जाए कि ए के बॉयज कितने हो गए, तो ए के बॉयज कितने हो गए, आप 18% निकालोगे 65,000 का, फिर 17% गर्ल्स निकालोगे 30,000 का, फिर जो भी दोनों वैल्यू आएंगी उसको, मतलब टोटल वाली को गर्ल्स, टोटल वाली में से गर्ल्स माइनस कर दोगे तब जाके बॉयज आएगा। एक तो ये होता है। एक होता है कि मैं इन दोनों पाई चार्ट को मर्ज कर दूं, दोनों पाई चार्ट को मर्ज करूंगा तो मेरे पास क्या था, एक पाई चार्ट की बेस वैल्यू है 65,000, दूसरे की पाई चार्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास 30,000। अगर इन दोनों का मैं HCF लूं
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या हो जाएगा? 5000। 5000 हो जाएगा तो इनको काटूंगा, मतलब मैं कट करूंगा शॉर्ट में। ये आएगा 13:6 आया। 13 पंजो 65,000, 6 पंजो 30,000 आया। ठीक है, 13:6 आ गया। अगर इनके जितने भी ये 100% की वैल्यू है ना, ये पाई चार्ट की वैल्यू भी 100% की है, ये वाले पाई चार्ट की वैल्यू भी 100% की है, तो क्या अगर मैं यहाँ जो ये 100% की वैल्यू कितनी है? 65,000 है ना। अगर मैं ये 13 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये 1300% कर दूं ये, तो ये 1300% वैल्यू किसकी हो जाएगी? फिर 5,000 की हो जाएगी। मतलब इधर वाले में 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर वाले में 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1300% हो जाएगा। तो ये कितने की, अगर इसको पूरे को रेशियो को मैं परसेंटेज को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर मेरे पास ये वैल्यू किसकी रहेगी? 5,000 की। अगर इसको मैं पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या रहेगी? 5,000 की। फिर ये बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। अब मेरे को करना क्या, जैसे अब इस टाइम पूछा है इसने कि ए के बॉयज कितने होंगे, तो ए के बॉयज निकालने के लिए पहले तो 18% इंटू 13 इंटू 5,000, फिर माइनस गर्ल्स कितनी करूंगा मैं? 17% इंटू 6 करूंगा इंटू 5,000। तो ये कितना हो गया? 18 और 13, 13 × 104 हाथ लगी 10, 13 × 10 = 23, तो ये तो हो गया 234% ऑफ 5,000। ये कितना हो गया? 17 × 102% हो गया ना। तो यहाँ पे 5,000 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 234% माइनस 102% आएगा, तो ये कितना हो गया? 132%। 132% किसका? 5,000 का। तो ये मेरे पास बॉयज आ जाएंगे। क्यों मैं ऐसे, मतलब ऐसे करूँ ना, क्यों मैं करूँ कि 18% का पहले 65,000 से निकालूं, फिर 17% का 30,000 से निकालूं, फिर ये करूँ? मेरे पास ये दे दिया इसने 132%। अब ये करना कैसे है? पहले डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर लेना। 18 13 कितना हो गया? 234, और 17 और 6 कितना हो गया? 102। 234 माइनस 102 कितना हो गया? 132। 132 किसका? 5,000 का। ये बॉयज आ गए। तो ये ज्यादा इजी है या वो वाला इजी है? ये वाला इजी है ना। तो ये वाला इजी अगर अभी भी आपको नहीं लग रहा ना, तो थोड़ी सी आप 3 4 मतलब ग्राफ में ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको लगने लग जाएगा। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। यहाँ पे बेस वैल्यू, इसको तो 13 से मल्टीप्लाई करना था पूरे को, इसको 6 से, और बेस वैल्यू क्या थी? 5,000। बस ये मन में ध्यान में रखनी है, और ये रह भी जाती है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए एंड ई टुगेदर टू दैट फ्रॉम सिटी बी एंड डी टुगेदर। ए और ई के जितने भी बॉयज है ना, उनका एडिशन, और बी और डी के जितने भी बॉयज हैं उनका एडिशन, इनका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, ए के कितने हो गए? 18%, ई के कितने हो गए? 22%, तो ये कितना हो गया? 40%। इस 40% को पूरे को मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया? 520%। गर्ल्स कितनी है ए और ई में? 17 और 21 38। 38 इंटू 6, 38 इंटू 6 परसेंटेज, मतलब परसेंटेज किधर भी लगा दो। 8 6 48, 7 लगे 4, ये 228% आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 292% ऑफ 5,000। अब ये तो पूरे बॉयज आ गए थे, अब डिफरेंस किससे लेना है? बी और डी से। बी वाले बॉयज की मतलब टोटल कितने आ जाएंगे? 16 और 20 36। 36 का 36 इंटू 13, 36 इंटू 13 माइनस कितने निकालने हैं? 14 और 22 कितने हो गए? 36। 36% इंटू 6, तो यहाँ से भी देखो 36 कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर क्या रह गया? 36 इंटू 7%, और ये किसका? 5,000 का। तो ये 5,000 फिर कॉमन आ गया पूरे में से, तो ये कितना रह गया? 7 6 42, 7 लागी 2, 7 3 21 और 4 252%, और ये वाला 292%। अगर 5,000 कॉमन ले लिया तो 40% और 5,000 हो गया ना। तो 5,000 का 40% क्या होता है? 2,000। बस यही करना होता है इस कंडीशन में, अगर अपन ने रेशियो सेम बना लिया, पूरा मर्ज कर लिए दोनों को, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि कोई भी अगर अपन नई चीज सीखते हैं, तो वो अपने को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगती है।
पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। बट अगर आप खुद के हाथ से 1-2 बार करके देखोगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये कैसे कर दिया इतना फ़ास्ट। उसके बाद आप 10 मतलब 5 6 7 8 9 तक ग्राफ तक प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से, उसके बाद आपके मतलब बिल्कुल अंगुलियों पे हो जाएगा ये मेथड, अंगुलियों में सोल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 12th। इफ 60% ऑफ बॉयज फ्रॉम सिटी सी के बॉयज कितने, ए बी सी, 14% इंटू 13, गर्ल्स कितनी है सी की, 16% इंटू 6 यानी -96%। तो ये बॉयज ये टोटल थे, टोटल माइनस गर्ल्स निकालूंगा तो बॉयज आ जाएगा मेरे पास। तो ये टोटल कितने हो गए, ये 14 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 प्लस 1 इंटू 13, तो ये तो हो गया 169 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 182 माइनस 96। ये वाला है ना, ये वाला ओरली करना था, इतना लिखना नहीं था इसमें। तो ये कितना आ गया, 86% आ गया। 86% किसका आ गया, 5000। तो यहाँ से बॉयज कितने आ गए, 4300 बॉयज आ गए। अब इस 4300 में से 60% है, उन्होंने क्या किया, क्लियर्ड देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 60% ने क्लियर किया, तो 4300 का 60% कितना हो जाएगा, 2580 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 65% गर्ल्स फ्रॉम सिटी एफ, गर्ल्स सिटी एफ में कितनी है, 10%, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60%, किसका, 5000 का, तो ये कितना आ गया, 3000। अब इस 3000 गर्ल्स में से 65% ही हैं वो जो सेलेक्ट हुई हैं, तो 65% कितना हो जाएगा, 1950 हो गया। अब पूछ क्या रहा है आगे, देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लियर्ड देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी सी एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर्ड देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी एफ। मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो पूछ रहा है आपसे, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 3 और ये 20 और ये 45 30 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। बस जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा अपन आंसर ही नहीं निकाल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए डी एफ। ए डी और एफ, तो ये कितने हो गए, 20 और 10 30 और 18 48% इंटू 13, तो ये कितना आ गया, 13 अंटे 104, 8 लागी 10, 13 चौक 52, तो ये 624% हो गया। इसमें से गर्ल्स वाला निकाल देंगे, कितना आ गया, ए डी और एफ, 17 और 22 और 10, तो 17 और 22 27, 27 और 22 49, 49 इंटू 6, ये माइनस कितना हो जाएगा, 49% इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 9 6 54, 8 लागी 5, 6 चौक 24 और 5 294% निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 0 330% आ गया ना, बॉयज आ गए 330% और 5000। ठीक है, डिफरेंस लेना किससे, एवरेज बोला है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ, यानी अपोन में 3 भी होगा। ठीक है, ये डिफरेंस किससे लेना है, टोटल द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए सी ई, 17 16 33, 33 और 21 54%, 54 इंटू 6, 54% इंटू 6 कर लो, या फिर 50% 54% डायरेक्ट 30,000 का निकाल लो यहाँ पे, क्योंकि करना तो लास्ट में यही है ना 5,000, तो ये 6 पंजे 30 की तो हुआ, तो ये 30,000, तो ये 54%, अपन 30 का ना निकाल के 6 इसी से निकालते हैं, तो ये आ गया 54% इंटू 6 ऑफ 5,000। ये भी एवरेज लेना था, यानी अपॉन में 3, तो ये 3 से काटा तो ये तो आ गया 110%, इसको 3 से काटा तो ये आ गया 18%, तो ये 110% 5,000 का कितना हो गया, 5500 माइनस 18 छिका 108, 108 इंटू 5,000 कितना हो गया, 108 इंटू 50, 5400। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ गया, 100 का, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 14। इफ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वेंट टू द अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन,
to that of not cleared the entrance examination from city B and city D is 2:5। 2:5 पहले और फिर 4:7। यानी दो तो वो हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, 5 वो हैं जिनका नहीं हुआ, 4 वो हैं जिनका क्लियर, 7 हैं वो उनका क्लियर नहीं हुआ। यानी जो टोटल अपियरिंग है वो तो कितने हो गए, पहले वाले में 7 रेशियो में, बी में और बी में, और डी में कितने हो जाएंगे रेशियो में, टोटल 11 हो गए। ये 11 हो गए। तो आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वेंट टू द abroad फ्रॉम हायर एजुकेशन फ्रॉम सिटी बी एंड डी टुगेदर। यानी ये 2 की वैल्यू और इस 4 की वैल्यू का सम पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, टोटल सम ही पूछ रहा है। इफ द रेशियो फाइंड बिटवीन गर्ल्स का था ना, गर्ल्स बी में कितनी है 14%, किसका 30,000 का, यानी 4200 हो गई, ये 4200 हो गई। तो ये टोटल वैल्यू रेशियो में कितनी थी, 7 थी, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 600 हो गई। तो इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1200 हो गई। प्लस डी वाले निकालेंगे तो डी में कितना है 22%, 22% 30,000 का कितना हो गया 6600, 6600, तो ये 6600 हो गया। रेशियो में क्या था 11, 11 की वैल्यू 6600, तो एक की वैल्यू 600, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई 2400, तो ये 1200 प्लस 2400 क्या आ गया 3600। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3600। अपन यहाँ पे देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का 15th क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। इफ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्टडी इन आईआईटी फ्रॉम सिटी बी एंड सिटी ई is 40% and 35% respectively, then find the ratio between the total number of boys cleared the entrance examination। वो बाद में देखेंगे, पहले बी की बात कर रहा है। बी में कितने 16%, 16% इंटू 13 क्या हो गया 13×98, 9, 13 और 9 22, 228% हो गया। इधर कितना हो गया 14 इंटू 6 84%। तो बॉयज कितने आ गए यहाँ पे 4, 144% बॉयज आ गए। किसका 5000 का, तो 5000 का 144% निकालूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 2880। आया नहीं आया, नहीं आया, ये आएगा 7200, ये 7200 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 7200 का 40% है वो जो आईआईटी जा रहे हैं, मतलब एग्जाम क्लियर किया इन्होंने, तो ये कितने हो गए 0, ये 2880 आया। पता है मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये 144 है ना, ये अगर डिवाइड में 50 होता ना तो मैं ऊपर नीचे ये ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था उस टाइम। ठीक है, ई में क्या बोल रहे हैं, पी के कितने 22%, 22% इंटू 13, तो 22 इंटू 13, 13 दूनी 26, तो ये आगे 286% टोटल। बॉयज गर्ल्स कितनी है ई की 21 इंटू 6, 126%, यानी ये बॉयज कितने आ गए 160% ऑफ 5000। तो ये कितने हो गए 8000 हो गए, 8000 ई के बॉयज हो गए। 8000 ई के बॉयज में से 35% जा रहे हैं, यानी 35% बोले तो 7/20, 7/20 बोले तो ये कितना आ गया 700 का 2800 आ गया। अब ये अपने से पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्टडीड इन आईआईटीज फ्रॉम सिटी बी। तो बी से आईआईटी में कितने पढ़ रहे हैं 2880। अब इनका रेशियो लेना किससे है, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज नॉट क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ई। सिटी ई से जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो जब 2800 ने अगर क्लियर नहीं किया 8000 में से, तो बच्चे जिन्होंने क्लियर 2800 ने क्लियर किया 8000 में से, तो 5200 ने क्लियर नहीं किया होगा। 5200 एक जीरो से एक जीरो, फिर 4 से काटेंगे तो ये आ गया 130 और 72, फिर वापस 2 से काटा तो ये 36 और ये 65। तो ये रेशियो क्या आ गया 36 रेशियो 65, ये इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। यहाँ पे अपन ने ये DI कंप्लीट कर ली। ये DI मेंस की लेवल DI थी और अपन ने इसको RRB कलरक मेंस में जरूर आ सकती है DI दो पाई चार्ट की, जिसमें अपन ने कैसे इनको मर्ज करना है वो बहुत ही इजी वे होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए, ये हो गया। इसके बाद मैंने रखी है नंबर सीरीज, जो कि अपन नंबर सीरीज डबल वाली है, इसमें दो सीरीज दी हुई होती है। सेकंड वाली सीरीज जो पहले में रूल फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न सेकंड में फॉलो करता है। तो ये अपने को पहले तो निकालना होता है कि पहले में फॉलो क्या कर रहा है पैटर्न, उसके बाद उसको सेकंड में लगा के टर्म निकालनी होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, × 5 हो रहा है पहले में, पहले फिर हो रहा है × 3, फिर हो रहा है × 5, फिर हो रहा है × 3, फिर हो रहा है × 5, फिर हो रहा है × 3, मतलब × 5 × 3 अल्टरनेट पे चल रहा है 5 और 3 का। तो पहले 11 था, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 55, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 165, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 825, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2475, यही दिया हुआ है 2475 ही लास्ट टर्म। इफ 2475 इज nth टर्म, ये nth टर्म हो गई, देन व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ n+2, ये n+1 हो गई। उसके बाद कौन आएगा, n+2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो पूछ रहा है ये। तो अपने को ये पहले क्या गया, × 5 × 3 × 5 × 3। तो अब किसकी बारी है, × 5 की, फिर × 3 की। तो × 5 से करके जो वैल्यू आएगी उसको × 3 भी करना है। तो ये करना क्या है, × 5 से करने के बाद ये आई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना है, तो ये एक साथ ही मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना। 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 5 75, हाथ लगी 7, 15 7 105 और 7 112, 11, 15 चौके 60 और 11 71, 7 1, तो ये 37,125 आ गया, यानी डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस अपने को जो पहले का पैटर्न निकालना होता है और सेकंड में लगाना होता है, उसके बाद जो भी होता है आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 924, 924 से 924 हो गया, या तो इसमें जीरो ऐड माइनस ये है या ×1 हुआ है। 924 से 462 आया तो आपको दिखा ×1/2 हो गया, फिर आपको दिखा ×1/3 हो रहा है, फिर दिख रहा है ×1/4 हो रहा है, फिर दिख रहा है ×1/5 हो रहा है, क्योंकि 7.7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 38.5 आ रहा है। मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/4 से, फिर 1/5 से, फिर आगे अननोन ऐसे कर रहा है। तो अपने पास था स्टार्टिंग में 534, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 534, फिर 2 का डिवाइड करोगे इसमें, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 267, फिर 1/3 से अगर मल्टीप्लाई किया 89, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 22.25, 5 से डिवाइड किया या 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 4.45। ये दी हुई है कि ये nth टर्म है। देन पूछ क्या रहा है, देन व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ n-2, तो ये तो होगी n-1 भी और ये हो गई n-2 भी, तो n-2 की वैल्यू क्या है 89 अपने पास, यानी ए ऑप्शन। क्या करना था, कुछ नहीं करना था ना इसमें। नेक्स्ट दे रखा है 18th क्वेश्चन, 27 से हुआ 1357, 1357 से 2356, 2356 से 3084, 3084 से 3595, फिर 3937। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक साथ इतना मल्टीपल हो गया, फिर देखा कि लगभग दुगुने से थोड़ा सा कम जा रहा है, ये तो 5 के 50 के आसपास हो गया, फिर मतलब 800-700 के आसपास ही आ गया, फिर मतलब मल्टीपल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अपन डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1330, 1330 आते ही मेरे दिमाग में क्या आता है कि 11 का क्यूब के पास। आगे चेक करते हैं, 1357 से 2356, यानी 999, 999 हुआ ना, 9716। अगर 1000 होता तो ये 2357 हो जाता, एक कम रह गया 2356 रह गया तो 999, तो ये 10 क्यूब के आसपास आ जाता है। फिर आ रहा है 2356 से 30,084, यानी ये हो गया, ये 2356 तो 44 तो इधर हो गया 2400 तक, फिर 600 वो तो 644 + 80,
724 प्लस 4 728। कुछ नजर आया? 11 का क्यूब माइनस 1, 10 का क्यूब माइनस 1, 9 का क्यूब माइनस 1, तो आगे 8 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1। सारे चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न लग गया। तो अपन चलते हैं पहले 55 से। तो 55 हो गया, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? 11 का क्यूब माइनस 1 यानी 1330 ऐड करेंगे। 1330 इसमें ऐड किया तो ये मेरे पास कितना आ गया? 1385 आ गया। फिर इसमें मेरे को कितना ऐड करना है? 999 यानी 1000 से एक कम करना है। 1000 ऐड करता तो मेरे पास ये कितना हो जाता? 2385। फिर एक कम करना है तो 2384 हो गया। उसके बाद मेरे को 728 ऐड करना है। 728 ऐड करूंगा तो ये 12 2 9 2 11 और 24 7 31 12 हो गया। उसके बाद 8 का क्यूब माइनस 1 यानी 511 ऐड करना है। 511 ऐड किया तो ये हो गया 36 23। फिर ऐड करना है मेरे को 7 का क्यूब 343, तो 342 ऐड करना है। 342 ऐड किया मैंने तो ये हो गया 3965। फिर आता है 6 का क्यूब माइनस 1 यानी 215 ऐड करना है। 215 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 39 200 4165, 4165 प्लस 15 4180 आ गया। उसके बाद आता है 5 का क्यूब माइनस 1 यानी 124। 124 ऐड करते ही मेरे पास क्या आ गया? 4304। तो ये सीरीज बन रही है नई वाली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 4304 nth टर्म है, ये nth टर्म है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी? ये तो 1 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और ये 8th टर्म हो गई। तो 8th टर्म हो गई यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। 57 से 66, 57 से 66, 66 से 39, 39 से 84, 84 से 21, 21 से 102 और 102 से 3 हो रहा है। तो 57 प्लस 9। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? -27। उसके बाद कितना हो रहा है? +45। फिर -63। फिर +81। उसके बाद हो रहा है -99। कुछ दिखा? 9 इंटू 1, 9 इंटू 3, 9 इंटू 5, 9 इंटू 7, 9 इंटू 9, 9 इंटू 11। तो ऐसे ही यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 72 था ना। 72 में पहले 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 81। 81 में से 27 निकालेंगे। 27 निकालेंगे तो ये कितना आ गया? 54। 54 में अगर 45 में ऐड करूंगा मेरे पास कितना आ गया? 99। 99 में से मैं कितना निकालूंगा? -63। -63 निकालते ही मेरे पास कितना आ गया? 36। 36 में कितना ऐड करूंगा मैं? 81। 81 ऐड करते ही ये कितना हो गया? 11 117। 117 में से क्या निकालूंगा वापिस? 36 यही दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लास्ट टर्म। तो 36 अगर nth टर्म है तो अपने से मेरे से पूछ कर देन व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस m n+3। तो ये तो हो गई n+1। यहाँ हो जाएगी n+2। उसके भी आगे एक टर्म और निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n+3 हो जाएगी। तो 117 में से मैं क्या निकालूं? -99 निकालूंगा तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब इस 18 में मैं क्या ऐड करूंगा? ये तो था 9 इंटू 11, तो आगे क्या आएगा? 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना आ गया? 117। 18 में अगर 117 ऐड किया तो कितना आ गया? 135। ये कौन सी टर्म हो गई? n+3। तो ये 135 यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। 20 देखा आपको डायरेक्ट दिखा 12 से 24 यानी इंटू 2। फिर इंटू 4 दिखा आपको, फिर दिखा इंटू 6 दिखा, फिर इंटू 8 दिखा, फिर इंटू 10 दिखा। मतलब ये पैटर्न लग रहा है इवन मल्टीपल कर रहा है आगे। तो 4 से क्या आ जाएगा? 8। 8 से क्या आ जाएगा? 32 इंटू 4। 32 इंटू 6 कितना आ गया? 192। 192 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 1536। 1536 इंटू 10 क्या आ जाएगा? 15360 इंटू 12 क्या आ जाएगा? 0 12 6 72 8 लगी 7, 36 और 7 43, 8 लगी 4, 12 15 180 और 4 184। ये हो गई। अगर ये बोल रहा है कि यही nth टर्म है तो n की वैल्यू क्या हो गई? तो ये तो 4 फर्स्ट
8 सेकेंड टर्म, 32 थर्ड टर्म, 192 फोर्थ टर्म, 1536 फिफ्थ टर्म, 15360 सिक्स टर्म। तो एन क्या आ गया? सेवंथ टर्म आ गया यहाँ पे। एन अगर सेवंथ टर्म आ गया तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? एन बराबर अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। तो डी ऑप्शन यानी 7। अब बच्चे इस 20 क्वेश्चन ही आज करेंगे। इस 20 क्वेश्चन के बाद इसमें क्या बचा हुआ है देखो मैं आपको बता दूं। 4 क्वेश्चन बचे हुए अर्थमेटिक के, प्लस 6 क्वेश्चन के इसके बचे हुए Q1 एंड Q2 के, मतलब क्वांटिटी बेस वाले। अब जो भी ये क्वेश्चन है ना, जो भी ये क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको आंसर के ऊपर टिक मार्क कर दूंगा, और ये फिर इसको मतलब पीडीएफ के रूप में बना के आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो वहां पे अगर आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना, मैं वहां पे आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो नीचे जो लाइन बोल रही है ना कि कमांड का डर खत्म करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर समझ में आया तो कर लो, नहीं आया तो मत कर। तो थैंक यू वेरी मच।